बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 274 इक़्सा सुन चुके हैं और अब 275 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन तुमने देखा कि वो और उसके आदमी किस कदर बर्क रफ्तार हैं। तहज़ीब ने कहा, कितने कम वक्त में उन्होंने तमाम इंतजामात कर लिए। वो बहुत पहले से मेरी ताक में था और उसने इस किस्म के इंतजामात कर रखे होंगे कि मेरे बारे में कोई इत्तला मिलते ही फौरन मेरे खिलाफ हरकत में आ सके। कुछ नाश्ते वगैरह की फिक्र करो चीफ, बुढ़ ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। बड़े जोर की भूख लग रही है। वाकई, तहज़ीब ने चौंक कर कहा, हम लोग फजूल किस्म की बातों में उलझ गए। जरा घूम फिर कर देखे तो सही कि यहाँ से निकलने की भी कोई सूरत है या नहीं। मुझे यकीन है कि ये कोई जजीरा ही है, मैंने कहा। उसके बावजूद तुम लोगों की इसरार पर मैं यहाँ का जायजा लेने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी ये जरूरी है, मालूम नहीं हमें किस किस्म के हालात से दो चार होना पड़े। तो यूँ करते हैं कि साहिल के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं, तहज़ीब ने कहा। मुमकिन है इस तरह हम किसी ऐसे मुकाम तक पहुँच जाएं जहाँ से फरार हो सके। फरार? मैं हंस पड़ा। फिलहाल तो फरार का तस्वुर भी ज़हन से निकाल दो। जिस मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग हमारे खिलाफ सरगर्म अमल हुए हैं, उसके पेश नज़र इनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि इन्होंने कहीं कोई सिक्कम छोड़ा होगा। ठीक है, फ़र्ज़ करो कि ये कोई जजीरा ही है, तहज़ीब बोली। तब भी ये ज़रूरी है कि हम इसके तूलो अर्ज़ से आशना हों, ताकि अगर कभी मौका मिले तो हम उससे फ़ायदा उठाने की पोजीशन में हों। इस बात से तो मैंने पहले ही इत्तफाक किया था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। मेरे ख्याल में बेहतर सूरत ये है कि हम साहिल की मुखालिफ सिमत में चलें। हमारी बातें सुनकर बूढ़ बिन्ना गया। मैंने कहा था कि भूख लग रही है और तुम लोगों को इस जगह के महल्ले वकू की फिक्र पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ पहले पेट की आग बुझाने की फिक्र करो। उस तरफ कुछ दरख्त नजर आ रहे हैं बूढ़, मैंने कहा। हमें उन्हीं के दरमियान से गुजरना है। मुमकिन है कोई फलदार दरख्त मिल जाए तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, वरना तो दरख्त के पत्ते चबाकर गुजारा करना पड़ेगा। अली, अचानक तहज़ीब ने सिनसनीखेज लहजे में कहा, तुम्हारी कलाई पर घड़ी मौजूद है, जरा देखो तो सही। तहज़ीब की नजरें अपनी घड़ी पर जमी हुई थी। किसी को वक्त दे रखा है, मैंने मज़ाहिया लहजे में कहा और घड़ी की तरफ देखा। या तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है? खैर, वक्त मिला लो, 5:42 हो चुके हैं। तहज़ीब ने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरी घड़ी में कोई गड़बड़ नहीं हुई अली, वक्त बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ऐसा मालूम होता है कि तारीख में कुछ गड़बड़ हो गई है। तहज़ीब के कहने पर मैंने तारीख देखी तो मैं भी चौंक पड़ा। घड़ी के मुताबिक 15 तारीख थी, जबकि हम 11 तारीख की सुबह गोटेल एयरपोर्ट पर उतरे थे। तो क्या हम 4 रोज तक बेहोश रहे थे? क्या सोचने लगे अली? तहज़ीब ने मुझे टोका। मेरी घड़ी के मुताबिक तो आज 15 तारीख है, क्या तुम्हारी घड़ी? हाँ तहज़ीब, इधर भी यही सूरत हाल है। मैंने एक तवील सांस ली। अगर तुम तवज्जो ना दिलाती तो मालूम नहीं मैं कब तक इस चीज पर तवज्जो ना देता। तभी तो मैं सोच रहा था कि मुझे इतनी जोरदार भूख क्यों लग रही है। बुड्ढू चल पड़ा। गजब है, मैं 4 रोज से भूखा हूँ। हम भी तो तुम्हारे साथ हैं बूढ़, मैंने कहा। अगर तुम 4 रोज से भूखे हो तो हमने भी 4 रोज से कुछ नहीं खाया। तुम्हारा और मैडम का क्या है, तुम लोग तो बातों से भी पेट भर लेते हो। मुसीबत तो बेचारे बूढ़ की आती है। हर बार तुम लोगों की मोहब्बत में मारा जाता है और फिर भी उसकी कदर नहीं होती। हम अगर किस जगह हैं अली? तहज़ीब ने मुज़रिबाना अंदाज में कहा। इस जगह का फासला होटल से ज्यादा मालूम होता है। जरा सोचो तो सही कि मैं यहाँ तक पहुँचाने में उन्हें 4 दिन लग गए। मैंने तहज़ीब को बड़े गौर से देखा। तुमने गौर करने के लिए मुझे एक नया जाविया दे दिया है तहज़ीब, और मैं इसी चीज पर गौर कर रहा हूँ। अरे तुम लोग क्यों मेरा बेड़ा गर्क कर देने पर तुल गए हो? तुम इस मुकाम पर रिसर्च करते रहोगे और मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। चलो अब यहाँ से उठी चलो, मैंने तहज़ीब से कहा, वरना ये बेचारा कहीं वाकई अल्लाह को प्यारा ना हो जाए। बातें तो रास्ते में भी होती रहेंगी। सूरज तुलू हो चुका था। हम उस सिमत बढ़ते रहे जिधर दरख्तों के झुंड दिखाई दे रहे थे। दरख्त तो खैर साहिल के साथ साथ भी नजर आ रहे थे, मगर वो सब नारियल के दरख्त थे जो किसी तरह तोड़ लिए जाते तब भी हमारे लिए बेकार होते, इसलिए कि नारियल को तोड़ने के लिए खासे मजबूत औजारों की जरूरत पड़ती है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी घड़ियों में तारीखें आगे कर दी गई हैं। अचानक मैंने तहज़ीब से कहा, यह नतीजा तुमने कैसे अखज़ कर लिया अली? ऐसी अद्वियात की कमी नहीं जिनके इस्तेमाल से कुछ ना खाने पीने के बावजूद किसी किस्म की कमजोरी महसूस नहीं होती, मगर ऐसी अद्वियात नहीं जिनके जरिए जिस्म की अकड़न पर काबू पाया जा सके। किसी अच्छे खासे आदमी को अगर 4 रोज तक बेहोश रखा जाए तो क्या उसका जिस्म अकड़ नहीं जाएगा? बात तो तुम ठीक कह रहे हो।
तहजीब ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई अगर हम हरकत करना बंद कर दें तो जिस्म अकड़ने लगता है और जिस्म में दुखन होनी शुरू हो जाती है। मगर समझ में नहीं आया कि घड़ियों में तारीखें तब्दील करने से उनका क्या मकसद हो सकता है। एक मकसद तो ये है कि हम इस मुकाम के बारे में कोई अंदाजा ना लगा पाए। मेरा अंदाजा है कि हम 24 घंटे से ज्यादा बेहोश नहीं रहे, लेकिन हम जहां भी हैं वो जगह गोटेल से बहुत ज्यादा फासले पर नहीं है। दूसरी बात से ये जाहिर होता है कि यहाँ हम किसी भी तरह की तारीख मालूम नहीं कर सकेंगे। ऐसी जगह तो कोई जजीरा ही हो सकता है, तहजीब ने कहा, और जजीरा भी ऐसा या तो खैराबाद हो या फिर मुकम्मल तौर पर लोगों के तसल्लुत में हो। तुम्हारी दूसरी बात ज्यादा करीन क्यास है, मैंने कहा। हमें किसी गैर आबाद जगह पर फेंकवाने का उन्हें क्या फायदा हो सकता है। ये जजीरा गैर आबाद होगा जिस पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया होगा। तुम देख रहे हो अली, तहजीब ने दोनों इतराफ उगे हुए दरख्तों की तरफ इशारा किया। ये दरख्त कितनी तरतीब से उगे हुए हैं। दरमियान में चलने के लिए 10-12 फीट फासला छोड़ दिया गया है। मैं तो पहले इस बात पर मुसर हूँ कि इस जजीरे पर हमारे मुखालफिन का कब्जा है और जाहिर है कि ये शजरकारी भी उनकी मरहून मिन्नत होगी। ओ चीफ, जरा देखो तो सही कि वो क्या है, बूढ़ ने अचानक चौंकते हुए कहा और मैं उस तरफ देखने लगा जिधर उसने इशारा किया था। दरख्तों के दरमियान पगडंडी पर बहुत दूर धूल नजर आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई जानवर हो जो हमारी तरफ आ रहा हो। मैं और तहजीब भी रुक गए थे। ज्यादा फासले और उड़ती हुई धूल के सबब कोई अंदाजा करना मुश्किल था। फासला जरा कम हुआ तो हमने देखा कि वो एक स्याफाम आदमी था जिसके ऊपरी धड़ पर चीते की खाल थी और निचले हिस्से पर एक लंगोटी थी। अल्लाह रहम करे, तहजीब ने कहा। मुसीबत नाज़िल होने में देर नहीं लगी, लेकिन इसके अज़ाइम क्या हैं? हमें किसी खून रेज तसादुम के लिए तैयार रहना चाहिए। तहजीब ने कहा, बेहतर होगा कि तुम लोग मुझसे दूर हट जाओ, मैं देखता हूँ, मैंने कहा, और उनके कोई जवाब देने से कबल ही उनसे चंद कदम मैं आगे बढ़ गया। हबशी की रफ्तार हैरान कुन हद तक तेज थी। मैंने किसी को इस कदर तेज दौड़ते नहीं देखा था। मैं पगडंडी के वस्त में खड़ा था और मैंने उसके जारहाना अज़ाइम का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए मैं उसके रास्ते से नहीं हटा। तवक्को थी कि वो मुझ पर हमला जरूर करेगा और मेरी तवक्को बेमैनी नहीं थी। हम रैंडल हावर्ड की कैद में थे, एक अजनबी की कैद में थे और बुढ़ की तरह मैं उससे कोई अच्छी तवक्को करने के लिए तैयार नहीं था। वो मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरा। उसने कोई 6 फीट के फासले से मुझ पर छलांग लगा दी। मेरी जगह कोई और होता या मैं खुद अगर पहले से पूरी तरह तैयार ना होता तो उसकी जद से बच नहीं सकता था। मैं बड़ी तेजी से झुका और वो तकरीबन उड़ता हुआ मेरे सर पर से गुजर गया। उसने शायद तवील तरीन छलांग का आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, इसलिए कि वो मुझसे तकरीबन 6 फीट पीछे जाकर गिरा था और गिरने के बाद इस तरह उछला था जैसे फुटबॉल पुख्ता सतह से टकराकर उछलती है। मैं उसकी तरफ पलटकर फिर तैयार हो गया। उसके जिस्म में पारा भरा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वो जदीद फनून हर्ब से नाशना था, इसलिए वो बराह रास्त मुझ पर झपट पड़ा। मैं इस बार भी झुकाई देकर उसकी जद से निकला। मैं न सिर्फ उसके हमले से बचा बल्कि उस पर जोडू का एक दाव भी आजमा डाला, जिसके नतीजे में वो चलकर कई फीट के फासले पर जा गिरा। 6.5 फीट से निकलते हुए कद का हबशी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसका दिमाग बड़ी हद तक ठिकाने आ चुका था। अब वो अंधाधुंध हमलावर होने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। ये खतरनाक सूरत हाल थी। जूडो कराटे से वाकफियत के सबब मुझे उस पर फोकियत हासिल थी, मगर वो ना सिर्फ हबशी था बल्कि उसका जिस्म किसी गैंडे के मानंद मजबूत था। उसे ज़ेर करना मेरे लिए आसान ना होता। तहजीब और बुढ़ मुझसे खासे फासले पर थे और मुझे अंदाजा था कि उन दोनों के होश उड़े हुए हैं। अगर वो वैसे मुझे ज़ेर कर लेता तो जाहिर है उसके बाद उन्हीं दोनों का नंबर आता। इतनी दूर खड़े क्या सोच रहे हो? मैंने अंग्रेजी में हबशी को मुखातिब किया। मुझे तवक्को थी कि उसे कुछ ना कुछ अंग्रेजी जरूर आती होगी। क्या मेरे करीब आते हुए डर लग रहा है? मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। उसे अंग्रेजी आती थी और मेरे जुमले पर मुश्तइल होकर वो दोबारा मुझ पर हमला आवर हो गया था। मैं खुद भी यही चाहता था कि बगैर सोचे समझे मुझ पर वो हमले करता रहे। उससे निमटने की वाइज यही सूरत थी, वरना अगर कहीं वो सोच समझकर मुझ पर हमले करने लगता तो मैं कहीं का ना रहता। वो तीर की तरह मेरी तरफ आया था। अंदाज ऐसा था जैसे इस बार मुझे कुचल डालना चाहता हो। मैं इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसकी जद से निकला। इसी दौरान मैंने उसकी कनपटी पर एक भरपूर घुंसा भी जड़ दिया था, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दाएं हाथ पर क्यामत गुजर गई हो। जैसे मैंने घुंसा उसकी कनपटी पर नहीं बल्कि कंक्रीट की किसी दीवार पर मारा हो। और हबशी का ये आलम था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो।
मेरे होश ठिकाने आ गए। वो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा सख्त जान था। मैं अपना हाथ झटक कर उस पर अपनी कमजोरी जाहिर नहीं कर सकता था। उसे अगर मेरी कमजोरी का इल्म हो जाता तो वो शेर हो जाता। चीते की खाल तो उसने पहले ही ओढ़ रखी थी, लिहाजा मैंने तकलीफ जब्त करते हुए अपने ऊँटों पर एक मसनूई इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट सजाई। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तुम में फुर्ती की कुछ कमी मालूम होती है। एक बार फिर कोशिश करो, शायद तुम मुझे छूने में कामयाब हो जाओ। मैं उसे एक मुहिम सी उम्मीद पर इश्ताल दिला रहा था। शायद मुझे उस पर कोई कारोबार करने का मौका मिल जाए। उसकी जिस्मानी मजबूती का ये आलम था कि मुझे उस पर कराटे का कोई वार भी कारगर होता दिखाई नहीं दे रहा था, और उसकी तवानाइयों के पेश नज़र मैं ये तवक्को भी नहीं कर सकता था कि वो थक जाएगा। उसे थकाने के चक्कर में मैं खुद ही थक जाता। मैं उसके हर हमले से नबरदाद होने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस बार उसे मेरा जुमला भी पूरी तरह मुश्तइल नहीं कर सका था। मुश्तइल तो खैर वो था, लेकिन आंखें बंद करके वो मुझ पर हमला करने से गुरेज़ा था। इस बार वो मेरी तरफ बढ़ा तो उसकी रफ्तार खासी सुस्त थी। 2-3 बार में उसने अंदाजा कर लिया था कि मैं उसकी जद से हट जाता हूँ, इसलिए अब उसने अपनी अकल इस्तेमाल करने का फैसला किया था। मैं समझ गया कि इस बार वो सीधा मुझ पर नहीं आएगा, बल्कि उस सिमत से हमलावर होने की कोशिश करेगा जिस तरफ मैं बचने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी जगह डटा खड़ा रहा, और जब वो मुझसे मतलूबा फासले पर पहुंचा तो मैंने अपना बायां पैर जमीन पर मारा, साथ ही जिस्म को बाईं जानिब हल्का सा झकोला दिया। वो बआसानी मेरे धोखे में आ गया और रुख बदल कर बाईं तरफ झपट पड़ा। अपनी दानिश में इस बार उसने मुझ पर कारी वार किया था, लेकिन गुर्दे के मुकाम पर पड़ने वाली कीक ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए होंगे। दूसरा हादसा ये हुआ कि मैं उस जगह नहीं था जहां उसके ख्याल में मुझे होना चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि उसे जमीन चाटना पड़ी। न सिर्फ जमीन चाटना पड़ी, बल्कि वो खुद को भी सहलाने लगा। मैंने उसके गुर्दे पर गैर मामूली ताकत से किक मार दी। ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो दोस्त? मैंने मुश्तइल करने के लिए हाँक लगाई। अगर लड़ने का इतना ही शौक था तो मुझ पर हमला करो, इधर उधर हवा में क्या हाथ पैर मार रहे हो? मेरे जुमले ने उसके तन बदन में आग लगा दी। वो उछलकर खड़ा हो गया। ये मेरे जुमले के नतीजे में पैदा होने वाला इश्ताल था कि वो अपनी तकलीफ भी भूल गया था। एक बार फिर वो पहले की तरह वहशियाना अंदाज में मुझ पर हमला आवर हुआ। मैंने हिकमत अमली तब्दील करते हुए उसे पहले की तरह झुकाई नहीं दी, बल्कि पूरी कुव्वत से उसे फ्लाइंग किक मार दी। जमीन से 6.5 फीट बुलंदी पर वाक़े उसके सर पर बैक वक्त 2 क़यामतें गुजर गई। एक तो उसे मेरी भरपूर फ्लाइंग किक बर्दाश्त करनी पड़ी थी, फ्लाइंग किक, और वो भी 6.5 फीट की बुलंदी, और दूसरे ये कि वो उल्ट कर पीछे जा गिरा। मैंने मौका देकर तहजीब और बुढ़ को एक निगाह में इशारा दिया। उन दोनों के चेहरों पर रौनक लौट आई थी। कुछ देर पहले मेरी तरह वो दोनों भी बेयकीनी का शिकार थे। अपने मद्दे मुकाबिल की जिस्मानी बर्तरी के बायस मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं उस पर काबू पा सकूंगा, और मैं वाकई उस पर काबू नहीं पा सकता था। वो खुद ज़हनी तौर पर मुझसे शिकस्त ना खा गया होता। ये तो बड़ी गलत बात है प्यारे भाई, लड़ाई करने वाले आराम नहीं करते। तुम तो सो गए शायद। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और अपनी जगह रुक कर मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर बेयकीनी और निगाहों में हैरत थी। उसकी इतनी तो लगी नहीं थी, मगर उसके आवाज अपनी जगह पे नहीं रहे थे। ये बात उसके फहम से बालातर थी कि उसके जिस्म के एतबार से उसे अपने से एक बहुत कम तर आदमी ने शिकस्त दे दी थी। उसने कई तरह से मुझ पर हमले किए जो सब के सब नाकाम हो गए थे। अब वो कोई नया तरीका सोच रहा था। खतरनाक बात यह थी कि अब उस पर मेरी बातें असर नहीं कर रही थी। चंद लम्हे वो अपनी जगह खड़ा मुझे देखता रहा, यूं जैसे नजरों ही में मुझे तोल रहा हो। मैंने उसे मुश्तइल करने के लिए कई बातें की, मगर उसने तो जैसे अपने कान तक न रखे। फिर वो ऐसा ऐसा मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने खुद को ज्यादा खराब सूरत हाल के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि एक बार उसकी गिरफ्त में आने के बाद मेरी सलामती की हर जमानत खत्म हो जाएगी। जिस तरह भी मुमकिन हो मुझे उसकी गिरफ्त में आने से बचना था। हमारे दरमियान फासला बतदरीज कम हो रहा था, और मैं उस वक्त तक अपनी जगह खड़ा रहा जब तक कि मैं खुद को महफूज समझता रहा। फिर मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर दिया। मेरा मद्दे मुकाबिल एक जंगली था। बगैर किसी हथियार के दूब-बदूब लड़ाई की सूरत में जंगलियों में पैंतरेबाजी नहीं होती। वहाँ तो सिर्फ जिस्मानी बर्तरी की बुनियाद पर मुकाबले होते हैं। जो ज्यादा ताकतवर होता है वो लाजमन फतह से हमकिनार होता है। कमजोर को यकीनी शिकस्त से दोचार होना पड़ता है। ये मेरे हरीफ की बदकिस्मती थी कि उसे मेरे मुकाबले पर आना पड़ गया था।
मुहज़्ज़ब दुनिया में दूबदू लड़ाई को एक ऐसी आर्ट का दर्जा दे दिया था जहां जिस्मानी बर्तरी बेहकीकत होकर रह जाती है। जो जितना बड़ा आर्टिस्ट है वो इतना ही बड़ा लड़ाका तस्लीम किया जाता है, लेकिन जिस्मानी बर्तरी को यकसर अंदाज नहीं किया जा सकता। और इस जंगली ने यह नुक्ता समझ लिया था। यही वजह थी कि वह अब मुझ पर हमला करने की बजाय मुझे अपनी गिरफ्त में लेने के चक्कर में था। हम दोनों नीम दायरे की सूरत में गर्दिश कर रहे थे। वो मुझ पर झपट पड़ने के लिए बेताब था, मगर उसने खुद पर काबू पाए रखा। गालिबन उसने तैयार कर लिया था कि इस बार मुझ पर काबू पा के ही रहेगा। अब हमारे दरमियान असाब की जंग शुरू हो गई थी। मैं तो इस जंग का माहिर था, पुरसुकून रहकर इंतजार कर सकता था। वो शायद अपने इस अंदाज से मुझे ज़ेर करना चाहता था। अगर उसकी ऐसी कोई नीयत थी तो ये उसके अपने खौफ की दलील थी। वो मुझ पर हमला करते हुए सोच रहा था। चंद मिनट यूं ही गुजर गए, फिर उसने एक बार फिर मुझ पर हमला कर दिया। इस बार चूंकि उसने बहुत देखभाल कर और बहुत फासले से हमला किया था, लिहाजा उसके ख्याल में कामयाबी यकीनी थी। मगर मैं बड़ी सफाई से उसके हाथों के नीचे से निकल गया था। उसके हाथ हवा में लहराए। उसके हाथों के शिकंजे से निकलते वक्त मैंने अपनी एक टांग उसकी टांगों में देकर जोर से झटका दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुंह के बल जमीन पर जाके गिर गया। मर्दों की तरह उठकर मुकाबला करो, मैंने उससे कहा। इस वक्त अगर मैं चाहूं तो तुम्हें चींटी की तरह मसल सकता हूं, मगर मैं पुश से हमला करना पसंद नहीं करता। इस बार वो उठा तो उसके जिस्म का बेशतर हिस्सा मट्टी में अट चुका था और उसका इश्तियाल इंतहा को पहुंच चुका था। थोड़ी बहुत अकल जो उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी नाकाम हो चुकी थी और उस पर मुस्तदाद इश्तियाल की वो ताज़ा लहर थी जिसने उसकी रही सही अकल भी खब्द करके रख दी थी। उसके उठने के अंदाज से मैंने महसूस कर लिया कि इस वक्त उसे साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। चुनांचे मैंने उस पर हमला करने का फैसला किया और कबल इसके कि वो पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा होता, मैंने उसके एक और भरपूर फ्लाइंग किक रसीद कर दी। वो एक बार फिर उलट कर गिरा। उसकी एक आंख मेरी किक की जद में आ गई थी। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। मैं मजीद वक्त जाया किए बगैर उसके सर पर जा पहुंचा और एक भरपूर ठोकर उसके कान पर रसीद की। ठोकर अगरचे बहुत जोरदार थी, लेकिन तकलीफ का इजहार करने की बजाय उसने मेरी टांग पकड़ने की कोशिश की और मुझे उछलकर पीछे हटना पड़ा, वरना बिसात उलट सकती थी। खुश आइंदा बात यह थी कि वो अपनी आंख की तकलीफ को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था और बार बार आंख सहलाने लगता था। यही तकलीफ उसे उठने भी नहीं दे रही थी, बस उसके सर के इर्द गिर्द मौजूद रहा था और मौके मौके से उसके ठोकरें रसीद करता रहा। कोई और होता तो इतनी ठोकरें खाने के बाद किसी काबिल ना रहता, मगर वो अब भी मेरी टांग की फिक्र में था। ये खेल कोई 15-20 मिनट जारी रहा और आखिरकार उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। मुझे यकीन था कि इतनी देर में उसका दिमाग हिल कर रह गया होगा। फिर अचानक वो किसी जख्मी सांप की तरह पलटा। वो आज़ाद दुनिया का बासी होता या किसी मुहज़्ज़ब माशरे का फर्द होता तो उसने शिकस्त तस्लीम कर ली होती। तहजीब आदमी को बुज़दिल और कम हिम्मत बनाती है। इससे होशियार रहना अली। अचानक तहजीब ने चीख कर मुझसे कहा, ये किसी जख्मी दरिंदे की तरह खतरनाक साबित हो सकता है। जंगली जो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, तहजीब की आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और उसी लम्हे मैं उस पर जा पड़ा। मैंने उसकी आंखों पर घूंसा मारा और फौरन उसकी जद से निकल गया था। वो अपनी आंख पकड़कर दोहरा हो गया और मैंने उसकी गुद्दी पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी। एक घूंसा उसके लिए बड़ा खतरनाक साबित हुआ और वो चकरा कर ढेर हो गया। बुढ़ दौड़ता हुआ मेरे करीब आया। तुमने कमाल कर दिया चीफ, इसे मार गिराया। ये मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है, मैंने कहा। कमबख्त बहुत सख्त जान साबित हुआ। तहजीब भी नजदीक चली आई थी। एक अजनबी मुकाम पर यह बड़ा हंगामा खेज आगाज है, उसने कहा। ये तो बूढ़ से पूछो जिनके ख्याल में शवालू ने हमारे साथ गैर मामूली नरमी बरती है। तो तुम क्या समझ रहे हो कि ये जंगली मिस्टर शवालू का आदमी है? बूढ़ ने हैरत से कहा। ये इस जजीरे का बाशिंदा तो हरगिज नहीं हो सकता, मैंने कहा, वरना इस तरह हम पर ना चढ़ दौड़ता। तुम तो हर एक की तरफ से बदगुमान ही हो जाते हो चीफ, बूढ़ ने मुंह बनाकर कहा। इस किस्म के जंगली किसी के ताबेदार किस तरह हो सकते हैं? ये बात तुम इतने यकीन से इसलिए कह रहे हो कि तुमने यहाँ कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रखा होगा, मैंने तंजिया लहजे में कहा। ये क्या बात हुई? बूढ़ ने अहमकाना अंदाज में मुंह खोल कर कहा। तहजीब हंस पड़ी। अली के कहने का मतलब ये है कि उसे अंग्रेजी किस तरह आती है? हाँ, इस बात पर तो गौर करना पड़ेगा, बूढ़ ने मुतफिकराना अंदाज में कहा। बेवकूफ आदमी, इस पर गौर करने की क्या जरूरत है? जो लोग इस मुकाम पर काबिज हैं और जिनकी कैद में हम हैं, ये उन्हीं लोगों का कारनामा है। तुम तो मुझे मिस्टर शवालू की तरफ से बदन किए दे रहे हो चीफ, बूढ़ ने तशवीश से कहा। वो तो इतने नेक दिल आदमी है कि उन्होंने मेरे लिए सिर्फ हम लड़कियां मुहैया करने का वादा कर लिया है।
और वो वादा पूरा करने की बजाय उन्होंने तुम्हें भी स्याह फाम नहीं रहने दिया। बूढ़ जीव गया। दरअसल इस वक्त भूख बहुत सख्त लग रही है ना, इसलिए दिमाग भी काम नहीं कर रहा। चलो हमें अपना सफर जारी रखना चाहिए, मैंने कहा। मालूम नहीं आगे और कौन कौन सी आफतें हमारी मुंतजिर होंगी। पहले इस जंगली का तो कोई बंदोबस्त कर लो चीफ। इसे होश में आ गया तो ये हमारे पीछे जरूर आएगा। आने दो, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। जब इसे एक बार शिकस्त से दो चार कर दिया है तो अब किस बात का डर। तहजीब मुझसे मुत्तफिक थी, मगर बूढ़ बहुत खौफजदा नजर आ रहा था। जंगलियों से बहुत डर लगता है चीफ, उसने कहा। मैंने मुतासवाना अंदाज में सर को जुम्बश दी। शायद अपना वादा पूरा करने के लिए ये तरीकाकार इख्तियार किया गया है, स्याह-फाम जंगली औरतों से इश्क करना। मुझसे मजाक तो मत करो चीफ, बूढ़ ने खौफजदा अंदाज में हंसकर कहा। जंगली औरत को देखकर ही मेरे तो होश फना हो जाएंगे। मैंने बूढ़ को गुद्दी से पकड़कर आगे की तरफ धकेला। वो बार बार शवालों की शान में कसीदे पढ़ रहा था। मैं तुम्हें मना नहीं करता, मगर तुम्हें रुकने की इजाजत नहीं है। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि उन लोगों ने यहाँ शजरकारी क्यों की है, तहजीब ने कहा। अगर जरूरी था तो इस तरह करते कि ये इंसानी हाथों की ना मालूम होती। हमारा वास्ता मामूली लोगों से नहीं है, उन्हें किसी किस्म का खौफ मालूम नहीं होता। देखो चीफ, सेब, अचानक बूढ़ ने चीख कर उछलकर कहा और एक तरफ दौड़ता चला गया। मैंने उस तरफ देखा तो वाकई वहां सेब का एक दरख्त मौजूद था जो फलों से भरा हुआ था। अगला आधा घंटा सेब तोड़ने और खाने की नजर को हुआ। सेब खाने के दौरान भी उसी जंगली का ख्याल बार बार बूढ़ के अंदर था, जिसकी वजह से वो पलटकर खौफजदा नजरों से उस तरफ देख रहा था जिस से गुजर कर हम आए थे। अब चलो चीफ, कहाँ चलना है? पेट भरने के बाद बूढ़ ने अकड़ते हुए कहा। मालूम होता है जंगलियों का ख्याल दिल से निकल गया है, तहजीब ने कहा और बूढ़ फिर पलटकर देखने लगा। मेरी बला से? उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अगर कोई मुश्किल दरपेश हुई तो चीफ ही उसका मुकाबला करेगा, ये तो मेरा दर्द सर थोड़ी है। मैं तनहा कितनी मुश्किलात का मुकाबला करता फिरूंगा। मुझे तो डर है कि कहीं किसी आदमखोर के हाथों वो मारा ना जाए। अरे छोड़ो चीफ, बूढ़ इतना गया गुजरा भी नहीं है। दो जंगलियों को तो पत्थर मार कर ही मैं गिरा दूंगा। अगर हम पगडंडी पर चलने की बजाय दरख्तों के दरमियान सफर करें तो कैसा रहेगा? तहजीब ने कहा। हम पगडंडी पर ही सफर करेंगे ताकि मालूम तो हो कि जिस जगह हमें ला के फेंका गया है यहाँ के क्या इसरार हैं। पगडंडी पर मजीद 15 मिनट चलने के बाद हमें दरख्तों और झाड़ियों के एक झुंड से वास्ता पड़ा। यहाँ से आगे का रास्ता नहीं था, बल्कि पगडंडी दो शाखे में तब्दील हो गई थी। दोनों शाखें एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में जा रही थी। यहाँ पहुंचकर हम तीनों रुक गए। हमें फैसला करना था कि दाईं तरफ वाले रास्ते पर जाएं या बाईं तरफ मुड़े। बाईं तरफ वाले रास्ते पर चलो चीफ, बूढ़ ने कहा। मशरिकी सिमत है और सूरज तवानाई का सरचश्मा होता है, लिहाजा उस तरफ चलने से मुमकिन है हमें कुछ तवानाई हासिल हो जाए। ये क्या बकवास है, मैंने बूढ़ को घूरा। हम दाईं जानिब जाएं या बाईं तरफ, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर हम दाईं तरफ वाले रास्ते पर हो लिए। रास्ता बदतरीज बुलंद हो रहा था। फिर कुछ आगे जाकर हमें रास्ते के साथ साथ नीम दायरे की सूरत में घूमना पड़ा और फिर अचानक मैंने तहजीब और बूढ़ को रुकने का इशारा किया। वो दोनों रुक गए और सवालिया नजरों से मुझे देखने लगे। मैंने ऊँटों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और अपनी समात पर जोर देने लगा। मैंने किसी किस्म की आवाज़ सुनी थी। तहजीब और बूढ़ ने मेरे अंदाजे से समझ लिया कि मैं कुछ आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आवाज़ें हवा की दोष पर तैरती हुई आ रही थी और बहुत हल्की थी। ये दफ किस्म की दमक की आवाज़ें थी जिनमें बहुत से लोगों की आवाज़ें भी शामिल थी जो बड़े तवातर से मुतय्यन लोगों के साथ आ रही थी। क्या हमें घेरने की कोशिश की जा रही है अली? तहजीब ने बुखला कर कहा। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, मैंने कहा। हम तो उनके कब्जे में हैं, हमें घेरने की उन्हें क्या ज़रूरत है? बूढ़ बुरी तरह भड़का हुआ नजर आ रहा था। मैं कोई छुपने के लिए जगह तलाश करता हूँ, उसने डरे हुए अंदाज में कहा। फजूल बातें मत करो, हम उनके कैदी हैं। भागने की कोशिश फजूल ही साबित होगी। हम एक बार फिर पगडंडी पर आगे बढ़े। खम खाती हुई पगडंडी का इख्तिताम एक मेहराब दरवाजे पर हुआ था। दरवाजे से ज्यादा उसे दर कहना मुनासिब होगा। ये चौबी मेहराब बेलों से ढकी हुई थी। हम दर में रुक गए। उससे आगे थोड़ी दूर तक ढलवान जमीन थी और उसके बाद एक वसी व अरीज मैदान था जिसकी लंबाई और चौड़ाई आधे आधे मील से हरगिज कम नहीं थी। उस मैदान में किनारे किनारे मुतअद्दिद तामीरात नजर आ रही थी। कई बैरकें और इमारतें थी जिनमें से एक औरत को देखकर तो यूं महसूस होता था जैसे वो कोई हैंगर हो। हमारे सामने मौजूद मैदान के वस्त में 200-250 के लगभग अफराद स्याह रंग के लिबादे ओढ़े कराटे की मशकों में मसरूफ थे। मेरी बात मान लो चीफ, यहाँ से भाग निकलने की फिक्र करो वरना हमारी चटनी बन जाएगी, बूढ़ ने कहा।
तहजीब सन्नाटे के आलम में ये सब कुछ देख रही थी। मैं भी हैरान था। जो कुछ हमारी नजरों के सामने था वो खासा नाकाबिले यकीन था। उन लोगों ने अपनी एक अलहदा दुनिया आबाद कर रखी थी। तुमने मुझे बताया था कि रैंडल हावर्ड का मुसाद से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तहजीब की तरफ पलट कर कहा, हाँ, उसने अपनी जिंदगी का एक मिशन बनाया है और उसके लिए कोशिशें शुरू कर दी। अगर मुसाद के लिए काम करता तो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता था। तो क्या जो कुछ हमारी नजरों के सामने है ये सब कुछ उसकी अपनी कोशिशों का नतीजा है? ईगल्स के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। मैंने हैरत से कहा, ये सब कुछ मेरे लिए भी हैरान कुन है अली। तहजीब ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, हालांकि मैंने रैंडल के बारे में खासी तहकीकात की हैं, मगर ये रुख तो बिल्कुल ही नया है। ये समझ में आने वाली बात है तहजीब, मैंने कहा। वो बातें जो तुमने उसके बारे में आसानी से मालूम कर ली वो सब दिखावे की बातें होंगी। असल मामला तो इतने खुफिया होंगे कि उनको हवा भी नहीं लग सकती होगी। मुमकिन है ऐसा ही हो, तहजीब ने धीरे से कहा। मैं खुद ये सोचा करती थी कि अगर जरा सी कोशिश की जाए तो रैंडल को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। अब मालूम हुआ कि ये किस कदर मुश्किल काम है। यानी तुम अब भी ऐसे इम्कानात पर गौर कर रही हो, मैंने हंस कर कहा। हालांकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम उनके शिकंजे में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। अब भी वक्त है चीफ, अभी हम पर किसी की नजर नहीं पड़ी, किसी और तरफ निकल चलो। तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है बूढ़ कि हम लोग आजाद हैं? मैंने कहा, खुद को कैद में ही तसव्वुर करो। तुम कैसी बातें कर रहे हो चीफ? कबल इसके कि हमें किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, क्यों ना हम कोशिश कर लें, शायद हमारी कोशिश नतीजा खेज साबित हो जाए। मैं बूढ़ से मुत्तफिक हूँ अली, तहजीब ने आहिस्तगी से कहा। खुद को इस तरह उनके हवाले कर देना इतराफी शिकस्त होगा, और जब हम यहाँ से निकलने में नाकाम हो जाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा, नतीजा तो वही निकलेगा ना। जरा सोचो तो सही, हम थक हार कर खुद को उनके हवाले करेंगे तो इतराफी शिकस्त के साथ साथ जिल्लत और बेबसी हमारा मुकद्दर बन चुकी होगी। अगर तुम्हें जिल्लत ही मंजूर है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि हम यहाँ से फरार नहीं हो सकेंगे? तहजीब ने झुंझला कर कहा, तुमने अपने तौर पर एक मफरूजा कायम कर लिया है और उसी पर अड़े हुए हो। ऐसा नहीं है तहजीब, मैंने नरमी से कहा। मैंने तो तुम्हारी फराम करदा मालूमात की रोशनी में सूरत हाल का तजिया किया है। रैंडल बड़े ठंडे दिमाग का आदमी है। वो मुझसे ओलिवर की मौत का इंतकाम लेना चाहता है। ये इंतकाम वो मुझे मार कर भी ले सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसके आदमियों ने गोटेली एयरपोर्ट पर जिस तरह हमें बेबस कर दिया था, उसके बाद उनके लिए हमें जिंदगियों से महरूम कर देना क्या मसला रह गया था? फिर सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने हमारी खातिर इतनी जहमत क्यों उठाई? हमें सियाह फामों की शक्ल में मालूम नहीं कितने खतरात मोल लेकर यहाँ मुंतकिल किया। उसके बाद हमारे सियाह फामों वाले मेकअप खत्म किए गए। क्या ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया कि हम होश में आकर फरार हो जाएं और रैंडल के लिए एक बार फिर वही मसला खड़ा हो जाए जिससे वो पहले दो चार था, यानी मेरी तलाश का? तहजीब और बूढ़ मुझे देख रहे थे, बात उनकी समझ में आ रही थी। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? चंद लम्हों बाद तहजीब ने सवाल किया, अब हमें क्या करना चाहिए? रैंडल का मकसद यही रहा होगा कि हम यहाँ से रिहा होने की कोशिश करें और नाकाम हो जाए। जैसा कि तुम्हारा ख्याल है कि हमें यहाँ से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी बेफिक्री जाहिर करती है कि यहाँ से फरार होना नामुमकिन है। खुद मैंने भी यही नतीजा अखज़ किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस रद्द-ए-अमल का इजहार करें। मेरी नज़र में तो बेहतरी यही है कि रैंडल से उसी की सतह पर मुकाबला किया जाए। बेनियाजी के जवाब में बेनियाजी। वो मुझे शिकस्त से दो चार करना चाहता है, मुझे एहसास कमतरी में मुबतला करना चाहता है। उसका मकसद है और ये मकसद सिर्फ इस सूरत में हल हो सकता है जब हम फरार होने की कोशिश करें। फर्ज करो हम उस जंगल में छुप जाते हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है यहाँ कितने दिन गुजार सकेंगे? हमारे पास खाने पीने को तो कुछ है नहीं। खाने का मसला तो किसी हद तक भी हल हो सकता है, लेकिन पानी का क्या होगा? तुम बहुत दूर तक सोचते हो अली, तहजीब ने कहा। ऐसे पहलुओं पर नजर रखते हो जो नजरों से ओझल हैं। मेरे ख्याल में तो ये सामने की बात है। फर्क ये है कि मैंने पहले ही इस पर गौर कर लिया। मेरी जगह कोई और होता तो फरार होने के बाद ये बात उसकी समझ में आती। बूढ़ बहुत मुज़दरिब नजर आ रहा था। मैं तो मिस्टर शवालू को दयानतदार आदमी समझ रहा था, मगर उन्होंने भी मेरे साथ फरार किया। तुम्हारे क्या इरादे हैं? हमारे साथ रहोगे या फरार होने की कोशिश करोगे? तहजीब ने पूछा और बूढ़ ने एक तवील सांस ली। बूढ़ ने हमेशा ही तुम लोगों का साथ दिया है, इसी चक्कर में एक रोज मारा जाएगा। अचानक मुझे पगडंडी पर किसी के कदमों की आवाज महसूस हुई और फिर कुछ फासले पर वो जंगली नमूदार हुआ जो कुछ देर कबल मेरे हाथों से शिकस्त से दो चार हुआ था। होशियार हो जा बूढ़, मैंने बूढ़ से कहा। वही जंगली आ रहा है। बूढ़ ने पलट कर देखा और जंगली पर नजर पड़ते ही भड़क कर
एक तरफ भाग निकला। तहजीब भी मुझसे दूर हट गई थी। मेरी निगाह जंगली पर जमी हुई थी जो सर झुकाए चला आ रहा था। उसने अभी तक हमें नहीं देखा था। मैं अपनी जगह जमा खड़ा रहा। जिस वक्त जंगली की नजर मुझ पर पड़ी उस वक्त तक वो मेरे करीब आ चुका था। मैं एक बार फिर उससे नंबर आजमा होने को था मगर उसकी नौबत नहीं आई। मुझे देखते ही जंगली ठिठक गया। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात थे। चंद लम्हों तक वो यूं मुझ पर नजरें जमाए खड़ा रहा जैसे उसकी समझ में ना आ रहा हो कि क्या करे और क्या ना करे। फिर अचानक वो सजदे में गिर गया। मेरे लिए ये बदतरीन सूरत हाल थी। किसी इंसान को सजदा करना मेरे तसव्वुर से बाहर था। ये तो इज़ारे अब्दियत की वो खालिस तरीन शक्ल है जो सिर्फ रब्बे करीम को ही जायज़ है। किसी और को सजदा कैसे किया जा सकता है। वो तो जंगली था जो हर किस्म की तालीमात से बेबहरा था मगर मैं तो सब कुछ जानता था। वो मेरे सामने सजदे में गिरा तो खौफ की शिद्दत से मेरे ऊपर लरज़ा तारी हो गया। मैंने क्या जुर्म किया था जिसकी पादाश में एक इंसान मेरे सामने सरंगो हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइल्मी में सरदर्द होने वाली कोई गलती हयात उब्दी में मेरे लिए पछतावा बन जाए। मैं बेखुदी के आलम में आगे बढ़ा। मुझे कुछ होश नहीं था। समाज से कुछ आवाजें टकरा रही थी मगर देन उन आवाजों को कोई मैनी देने से कासर था। मैं इस वक्त कुछ सुन ही नहीं सकता था। सुनता तब भी उसे नजरअंदाज करना मुझ पर लाजम था।